वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो BNS 041 है। एक्चुअल में जो CHO का आफ्टर सिलेक्शन एग्ज़ाम होता है, सॉरी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, उसमें पढ़ाए जाते हैं। 3 ब्लॉक में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो BNS 041 का ब्लॉक 5th पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। तो यहाँ पर हम जो BNS 041 है, BNS 041 उसका ब्लॉक 5th के MCQs पढ़ेंगे। तो 7 ये MCQ आपके लिए, जिनका CHO के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले। साथ ही साथ जिनका आफ्टर 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद पेपर होने वाला है अक्टूबर में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि 041 जो BNS 041 है उसके ब्लॉक 4th तक के MCQs हम कंप्लीट कर चुके थे। ब्लॉक 5th बस बचा था इसका। ब्लॉक 5th में टोटल 6 यूनिट रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन, तीनों टॉपिक हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैंने अभी रिसेंट में इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट ओपन किया मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन की स्टार्टिंग की 3 यूनिट, क्योंकि इस ब्लॉक में टोटल 5 और 6 यूनिट रहने वाली हैं। यदि हम 6 यूनिट एक वीडियो में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल 2 या 3 यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी यूनिट फर्स्ट देखते हैं हम। तो वो है बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स। तो स्किल्स को लेके जो राजस्थान CHO का, मैंने आपसे कई बार कहा है, जो भी लोग राजस्थान CHO MP CHO का पेपर देने वाले हैं वो लोग एक बार जो पूरे MCQs हैं CHO में आपने पढ़े हैं ट्रेनिंग के बाद, 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, वो आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्योंकि सेम सिलेबस है और आपको जो CHO में पढ़ाया जाता है वो आपने जो भी 4 साल चीज़ें पढ़ी हैं बेसिकली CHO के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वो 4 साल में आपने जो पढ़ा है वो 6 महीने में आपको वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग एक बार, यदि आपको किसी को भी यदि नोट्स मिल जाए CHO के या फिर इस तरीके से MCQs मिल जाए तो आप लोग उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे गाइस बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ इसमें क्या चीज़ें अफेक्टेड रहेंगी। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल जो नोटबुक भी हम कह सकते हैं या फिर MCQs बुक भी कह सकते हैं, जो मुझे इग्नू के थ्रू मिली थी। तो यहाँ पर वही बुक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम। इनमें से इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लैक बोल्ड लेटर्स में है वो क्या है, राइट आंसर है। इसी आंसर की इसी बुक में दिए हुए हैं PDF में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा SDS। SDS का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, सेफ्टी डेटा सीट्स। ये क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम नहीं है, एक तरीके से सेफ्टी डेटा सीट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन ग्रोथ। तो कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए क्या फैक्टर जरूरी नहीं है। ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक रिलेशन। तो तीनों चीज़ें तो जरूरी हैं कम्युनिकेशन ग्रोथ के लिए, बट नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्या है, ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे तब बेटर रहेगा, बट नेगेटिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, A। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी, मैंने अभी तक जितने भी CHO के पेपर देखे हैं आफ्टर ट्रेनिंग के, तो मैं एक बात मानती हूँ कि कहीं कहीं थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम भी होता है और कहीं कहीं MCQ बेस्ड एग्ज़ाम भी होता है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है। बट मैंने MP के लास्ट 2 सेशन के एग्ज़ाम देखे हैं, उनमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आए हैं। इस बार का मुझे पता नहीं है कि जिसके ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको पहले से सिलेबस बताया गया होगा कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो आप एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेना कि आपको थ्योरी बेस्ड आने वाले हैं क्वेश्चन की MCQ बेस्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के अंदर क्या नहीं आता, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन किस में आएगा, बिहेवियरल साइंस में नहीं आएगा।
नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने कम्युनिकेशन की प्रोसेस है जो पढ़ी है, तो उसमें से कौन सा पॉइंट है जो इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस की एलिमेंट में। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है पाइप, सेंडर, मैसेज, चैनल। ये तीनों क्या है, इंक्लूडेड है, एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, बट पाइप नहीं है। तो इसके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के टोटल एलिमेंट्स हैं वो भी आप लोग याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, बट पाइप नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो थर्ड एलिमेंट क्या है कम्युनिकेशन का, तो वो है चैनल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग जो कम्युनिकेशन के टोटल 6 एलिमेंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट, एंड लास्ट वन आता है फीडबैक। कि सोर्स से जो सेंडर से मैसेज भेजा गया है रिसीवर तक, तो रिसीवर ने क्या फीडबैक दी है, तो लास्ट क्या है, फीडबैक है। थर्ड क्या है, चैनल। फर्स्ट इज सेंडर, सेकेंड इज मैसेज और थर्ड इज चैनल। नेक्स्ट इज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच ऑफ दीज कमांडेंट्स शुड वन नॉट फॉलो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी कमांड है जो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, एडिक्वेट मीडियम, और यहाँ पर बी ऑप्शन में इनएडिक्वेट मीडियम। तो इनएडिक्वेट मीडियम की क्या है, ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की कमांड के लिए। नेक्स्ट इज टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड फॉलो हाउ मैनी CS एंड हाउ मैनी SS। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कितने CS फॉलो करेंगे और कितने SS। तो यहाँ पर CS का मतलब 7 CS है जो यहाँ पर आंसरिंग में दिया हुआ है में 7 CS एंड 4 SS। तो यहाँ पर जो 7 CS हैं वो क्या है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्सिस्टेंस, कॉन्सेंट्रेटनेस, क्यूरियोसिटी, करेक्टनेस और कंसीडर। तो ये क्या है, 7 CS हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बात की जाती है 4 SS की, तो इन शॉर्टनेस, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कमांडेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कौन सी कमांड है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है क्लियरिटी इन लैंग्वेज, लिसन पुअरली, होम कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर एडिक्वेट मीडियम। तो नॉट अ कमांडेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो क्या है, लिसन पुअरली, अच्छे तरीके से ना सुनना। नेक्स्ट इज विच इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कब होती है, when the sender transmit the message, when the message enters the channel, when the message leaves the channel, और when the receiver understand the message। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कि जो सेंडर ने जो भी मैसेज भेजा हो वो कंप्लीट कब मानी जाएगी कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो रिसीवर है जिसने वो मैसेज रिसीव किया है और उसको वो मैसेज क्या है समझ में आया है, वो उसकी डिकोडिंग कर पाया है, तभी वो मैसेज क्या होगा, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगी, इफेक्टिव होगी, कंप्लीट होगी वो प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज व्हाट मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। जो मैंने जस्ट अभी बताया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज का मतलब क्या होगा, वो होगा डिकोडिंग, कि जो सेंडर ने जो भी चीज़ भेजी है और जो रिसीवर है उसको वो चीज़ समझ में आई है, तो वो क्या है, डिकोडिंग। नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर जो VNS 041 का ब्लॉक 5th है, इसकी यूनिट नंबर 2 वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्क मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्थ बिलीफ मॉडल इज यूज्ड टू डेवलप। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल है जो जो डेवलप किसने किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल है जो ये दिया गया था, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उनके थ्रू ये हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया गया था। बट जो हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया गया था किसके लिए दिया गया था, प्रिवेंटेटिव प्रोग्राम्स ओनली। जो इसका यूज़ किया गया था हेल्थ बिलीफ मॉडल का, तो ये किसके लिए किया गया था, प्रिवेंटेटिव प्रोग्राम्स ओनली। तो यहाँ पर हेल्थ बिलीफ मॉडल को आप लोग जो साइकोलॉजिकल थ्योरी के रूप में भी मान सकते हैं। और ये किसने डिस्क्राइब किया था, ये भी 1950s में आई थिंक डिस्क्राइब किया गया था। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग
एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि हेल्थ बिलीफ मॉडल CHO का जो आफ्टर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो पेपर होता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। हेल्थ बिलीफ मॉडल ये आया था 1950 में, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, US की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के थ्रू रिलीज किया गया था ये मॉडल। और इस मॉडल में अलग अलग प्रोस्पेक्टिव यूज किए गए थे, तो आप उन प्रोस्पेक्टिव को भी एक बार रिवाइज कर लेना। हेल्थ बिलीफ मॉडल कई बार एग्जाम में HBM भी आ सकता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मूव्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। तो ग्रास रूट लेवल किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड, डायगोनल, अपवर्ड या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। तो ग्रास रूट लेवल का जो कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो जस्ट अभी ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है और ये ऑफिशियल है, तो मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है, जब रिसीवर कोई भी मैसेज को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले। नेक्स्ट, आशा हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन द रूरल एरिया। तो एक आशा कितनी पॉपुलेशन के बीच में रखी जाती है, 1000 पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट इज VHSNC स्टैंड फॉर। तो VHSNC NHM के थ्रू बनाई गई एक कमेटी है, जिसका फुल फॉर्म विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। क्या है इसका फुल फॉर्म, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, और ये NHM के थ्रू बनाई गई कमेटी है। नेक्स्ट इज ईच सब सेंटर इज लोकेटेड इन प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में जो एक सब सेंटर होता है कितनी पॉपुलेशन के लिए, 5000, हिली और ट्राइबल के लिए 3000 में। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट है आशा प्रेफरली इन द एज ग्रुप ऑफ। तो आशा की यहाँ पर एज पूछी गई है, कितनी एज तक की ग्रुप की आशा को रखा जा सकता है, तो वह 25 से 45 साल तक की एज ग्रुप की। नेक्स्ट है MPWs। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं जो हेल्थ वर्कर दैट आर पोस्टेड एट। तो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं इनको कहाँ पे पोस्ट किया जाता है, सब सेंटर लेवल पर। जो सब सेंटर लेवल पर टोटल 3 स्टाफ होता है, उसमें से क्या होता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर। नेक्स्ट आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर किसके अंडर में आते हैं, ICDS स्कीम के अंदर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 में आई थी, तो इसी के अंदर क्या आते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स। नेक्स्ट इज द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज फॉर अ पीरियड ऑफ 23 डेज एंड 5 एपिसोड। तो जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी जाती है 23 दिन में, जो 5 एपिसोड लिए जाते हैं, तो कब तक दी जाती है ओवर 12 मंथ। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स मेल एंड फीमेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं MSW, जो MPSW वर्कर हैं, मेल हों या फीमेल हों, तो ये किस कमेटी के टाइम पर है, जिनका कॉन्सेप्ट है, कब आया था, तो ये दिया था करतार सिंह कमेटी में दिया गया था कॉन्सेप्ट। जो करतार सिंह कमेटी है कब आई थी, 1973 में। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट स्टेप क्या है, प्रैक्टिसिंग द सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ आशा। तो आशा का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोल है आशा का कि क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन एरिया, काउंसलिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, एक्ट एज अ डिपॉजिट होल्डर, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आशा के यहाँ पर सभी रोल्स हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं, मतलब कि जो लोएस्ट कैटेगरी के हेल्थ वर्कर्स हैं वो कौन से हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये तीनों हैं, बट हेल्थ असिस्टेंट हैं जो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स नहीं हैं। मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स से आपको एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। तो आप लोग एक बार जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, विलेज लेवल से लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज MPW मेल वर्क शुड मेनली फोकस ऑन। तो जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं मेल स्पेशली, उनका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो MPW मेल वर्कर का जो फोकस है इन्हीं एरिया में होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट इज ANM वर्क शुड मेनली फोकस ऑन। तो ANM है जो
उनका काम क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन, आईयूडी इंसर्शन और डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट इज HMIS इज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। HMIS का यहाँ पर फुल फॉर्म है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो बेसिक यूनिट क्या है इसकी? इसकी जो बेसिक यूनिट है डेटा को कलेक्ट करना है। 6 नंबर का बिल्डिंग ब्लॉक लेवल है हेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम पर। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्या? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसकी बेसिक यूनिट क्या है? डेटा। नेक्स्ट इज क्वालिटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। तो क्वालिटी को सभी एस्पेक्ट्स में मेजर किया जाएगा बट किसी एक को छोड़कर। तो टाइमलीनेस, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, बट कॉम्पिटिशन्स है जो क्वालिटी में मेजर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड यूनिट, जिसमें लीडरशिप, सुपरविजन और मॉनिटरिंग, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मॉनिटरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप, सुपरविजन और मॉनिटरिंग में, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दैट फॉस्टर्स ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल सस्टेनेबल हाई क्वालिटी क्लिनिकल केयर आउटकम्स। तो मॉनिटरिंग का मतलब है यहाँ पर एक तरीके का सिस्टम है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, कंसल्टेशन होगा और साथ ही साथ ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के साथ ही हाई क्वालिटी की क्लिनिकल केयर है जो प्रोवाइड करवा के उसका जो इवैल्यूएशन निकलेगा, आउटकम निकलेगा, वो क्या कहलाएगा? मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ VHSNC। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो BNS 041, 42 और SL जो 43 है, इनकी जो टोटल 92 यूनिट्स है, यदि मैं इनको आपके लिए डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पर VHSNC का जो मेंबर पूछे हैं, तो आपके लिए इसका जो ट्राइगोनल शेप में एक डायग्राम है वो याद रखना जरूरी होगा कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स, आशा, स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया गया है? नन ऑफ दी अबव। VHSNC के जो मेंबर हैं कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशनल कमेटी है जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू बनाई गई कम्युनिटी थी, तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, इसके मेंबर्स भी हैं, वो सभी आप याद रखना कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। इसका एक लोगो भी है, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी होगा। ट्रायंगुलर शेप में एक लोगो रहेगा इसका स्टाफ रहेगा कि इसमें कौन कौन सा स्टाफ है जो रहने वाला है। तो सभी मेंबर्स आपको याद रखने होंगे इस कमेटी से रिलेटेड। तो इसमें ये कोई भी मेंबर नहीं है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली। तो लीडरशिप को रैपिडली कौन बढ़ा सकता है? तो यहाँ पर इसके दोनों ऑप्शन हैं, स्ट्रेटेजी और गेटिंग अदर्स टू फॉलो, दूसरों को फॉलो करना और स्ट्रेटेजी बना के लीडरशिप को हम इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। लीडरशिप को लेके क्या स्टेटमेंट गलत है? लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। When people operate as leader, their role is always clearly established and defined. Not every leader is a manager and all of the above. तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो सही तो ये हो गया कि कोई भी लीडर क्या है? मैनेजर हमेशा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ जो लीडरशिप है ये क्या है? नॉट नेसेसरी टेक प्लेस, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप आपकी इफेक्टिव हो। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, वो क्या है? व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर्स देयर रोल इज ऑलवेज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड एंड डिफाइंड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फसाइज द पर्सनालिटी ऑफ द लीडर। तो यहाँ पर कौन से अप्रोच हैं जो लीडरशिप स्टडी के लिए क्या करेंगे? एम्फसाइज करेंगे। तो वो है ट्रेट थ्योरीज। नेक्स्ट इज The effective of a leader is dependent upon meeting how many areas of need within the work group। तो यहाँ पर 3 एरिया की ज़रूरत पड़ेगी वर्क ग्रुप के लिए जो लीडरशिप को इफेक्टिव बनाना है। तो नेक्स्ट इज नीड सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स अकॉर्डिंग टू अ डायर्स अप्रोच कॉल्ड एज।
तो लीडरशिप में अलग अलग मॉडल है, अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर अडायर्स अप्रोच के हिसाब से नीड्स सेटिंग, स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स हैं। तो एक किस बेस पर है, वर्क फंक्शन पर, टास्क फंक्शन पर, इंडिविजुअल फंक्शन पर, या फिर टीम फंक्शंस पर। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर नीड सेटिंग स्टैंडर्ड क्या है, टीम फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड what and initiating structure as two major dimension of leadership behavior। तो जो ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी है कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को क्या करती है, रिवील करती है लीडरशिप बिहेवियर में। नेक्स्ट इज व्हाट यूज्ड द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर। लिंकर्ड टर्म को यूज किया जाता है एम्प्लॉय सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर लीडर्स बिहेवियर के लिए। Next is identify the form and style of leadership displayed by the manager, which identify in 10 components admit continuum of possible leadership behavior। तो मैं आपको कई बार 2-3 बार बता चुकी हूँ कि जो भी लीडरशिप को लेके, मॉनिटरिंग को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन में हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हैं, उन्हीं के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जो आफ्टर CHO की ट्रेनिंग के बाद पेपर होगा उसमें आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, टेल सेल्स कंसल्टेंट ज्वाइन। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। तो कंटिंजेंसी थ्योरी है जो लीडरशिप को लेके किस पर बेस्ड है, दैट देयर इज नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन के लिए कोई एक सिंगल स्टाइल नहीं हो सकती लीडरशिप की। नेक्स्ट इज लीडर्स विथ अ लो LPC स्कोर गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फेडलर्स LPC स्केल। तो फेडलर्स की जो LPC स्केल है उसके हिसाब से लो LPC स्कोर को कैसे जो हम गेन कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अचीव करके। नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ लीडर डिसीजन रोम एंड एटर्न्स कंटिजेंसी। डिसीजन एक्सेप्टेंस, डिसीजन क्वालिटी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, लीडरशिप के जो मॉडल है उसको अचीव कर सकते हैं। जो मॉडल किसने दिए हैं, ब्रूम एंड एटर्न्स ने। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन इज डिपेंडेंट ऑन। तो इंडिविजुअल का मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन दैट इंक्रीज एफर्ट टू अचीव एन इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी सक्सेसफुल। तो ये थी गाइस 3 यूनिट स्टार्टिंग की। जो बाकी के अब रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।